हेलो दोस्तों, मैं नीरज राय पुनः आपको पढ़ाने के लिए उपस्थित हुआ हूं। पिछली क्लास में मैंने वादा किया था कि 2 विषय आपको पढ़ाना है हमें, एक संविधान और दूसरा आधुनिक भारत। ठीक है दोस्तों, तो आधुनिक भारत को चालू करने से पहले हम 25 मिनट का समय आपसे चाहते हैं कि आप 25 मिनट का हमें समय दें। एक तरीका हम बताने का प्रयास करेंगे, अगर इस तरीके को आप अप्लाई करते हैं तो एक दिन में आप पूरे आधुनिक भारत को रिवीजन कर सकते हैं। 1 से 2 दिन में एक पूरी विषय आपसे समाप्त हो सकती है। ठीक है दोस्तों, ये तरीका है, मैं चाहता हूं कि आप इसे अप्लाई करें। तो इसे आगे लेकर चलेंगे, आप थोड़ा सा घटनाओं के विषय में जानेंगे, फिर बाद में बताएंगे कि कैसे यह तरीका आपके विषय में काम करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए लेकर चलते हैं। आप जानते हैं कि 1900 से 1947 के बीच में आधुनिक भारत में सबसे अधिक घटनाएं घटी हैं। सबसे अधिक जो घटनाएं आधुनिक भारत में घटित होती हैं 1947 के बीच में, और 70% प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां से लेते हैं आपको समझाने के लिए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे 1902 में रैले कमीशन गठित होता है शिक्षा के लिए, एक घटना। 1905 में 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन होता है दोस्तों। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। 1906 में ही कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष होते हैं और इसमें स्वराज शब्द का प्रयोग किया जाता है। 1907 में सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और यहां पे कांग्रेस के बीच में गरम दल और नरम दल के रूप में बंटवारा हो जाता है। 1907 में ही जर्मनी के स्टुटगार्ड में मैडम भीखाजी कामा ने भारतीय झंडे को फहराया, उन्हें भारतीय क्रांति की जननी कहा गया है दोस्तों। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आता है, जिसके द्वारा भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन की नींव पड़ती है। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन होता है और बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है। 1911 में ही कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसमें पहली बार जनगण मन को गाया जाता है। 1912 में कलकत्ता से राजधानी दिल्ली परिवर्तित होती है और 1912 में हार्डिंग बम कांड होता है। 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना होती है दोस्तों। 1914 में कामागाटा मारू प्रकरण होता है, जो एक जहाज वाला प्रकरण है, और 1914 में ही प्रथम विश्व युद्ध होता है। 1915 में हमेशा के लिए अफ्रीका से गांधी भारत वापस आ जाते हैं। इसी कारण हमेशा ये जो प्रवासी दिवस मनाया जाता है, अफ्रीका से गांधी के वापस आना जो है इसी के कारण मनाया जाता है। तो 1915 में गांधी अफ्रीका से वापस आ गए। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना। 1916 में लखनऊ का अधिवेशन, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। 1917 में मांटेग्यू घोषणा। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह, इसका भी नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। 1919 में रॉलेट एक्ट आया पहले मार्च में, ठीक है। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है दोस्तों। 1919 में ही खिलाफत आंदोलन। 1920 में असहयोग आंदोलन, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन चालू होता है दोस्तों। 1921 में ताशकंद में एम एन राय जो साम्यवादी नेता रहते हैं, ठीक है, भारतीय साम्यवादी दल का गठन करते हैं। 1921 में ही केरल के मालाबार में मोपाला विद्रोह होता है दोस्तों। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा में चौरी चौरा कांड होता है और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस लिया जाता है। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन होता है दोस्तों। 1924 में कानपुर में चंद्रशेखर आजाद, सचिन सन्याल और राम प्रसाद बिस्मिल मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। 1924 में कर्नाटक के बेलगांव में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, मात्र इसी अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी करते हैं। 1925 में काकोरी कांड होता है, जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की पहली घटना होती है दोस्तों। 1927 में इंग्लैंड में साइमन कमीशन का गठन होता है। 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है, ठीक है, और साइमन कमीशन का भारत में विरोध चालू हो जाता है। साइमन कमीशन के विरोध में ही लाला लाजपत राय को लाठी लगती है, उनकी मृत्यु होती है 1928 में। साइमन कमीशन के विरोध के कारण ही बर्किनहेड चुनौती देता है कि अगर भारतीयों में क्षमता है तो अपना संविधान बना करके दिखा लें, और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनती है और 1928 में यह समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है संविधान बनाकर, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। यह भी 1928 की घटना है दोस्तों। भगत सिंह और उनके मित्रों ने मिलकर के सैंडर्स की हत्या कर दी 1928 में, जिसके द्वारा लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी, ठीक है, ये 1928 की घटना है। 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्रीय मांग रखी, ठीक है दोस्तों। 1929 अप्रैल में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो असेंबली है उस पर बम कांड किया, ठीक है, 1929 में। 1929 में दोस्तों लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और इसमें पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया जाता है,
ठीक है, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू रहते हैं, ये हो गई, ठीक है। 1930 में जो घटनाएं घटित होनी चालू होती हैं, पहला एक नमक कानून तोड़ने के लिए जो डांडी मार्च महात्मा गांधी चालू करते हैं 12 मार्च को, और 5 अप्रैल को डांडी पहुंच करके नमक कानून को तोड़ते हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू होता है 1930 में, ठीक है। डांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में ही अप्रैल में सूर्य सेन चटगांव शस्त्रागार पर हमला कर देते हैं, ये 1930 में ही घटना होती है, ठीक है दोस्तों। 1930 में ही नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजन होता है इंग्लैंड में, ठीक है। 1931 में आते हैं, ठीक है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी होती है। 29 मार्च 1931 को कराची में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, ये मार्च 1931 की घटना है दोस्तों। फिर आगे चल करके 1932 पे आते हैं। 1931 में एक घटना भी रह गई है, ठीक है। सितंबर 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है, सितंबर 1932 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है दोस्तों। अब आते हैं 1932 में। 1932 में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहते हैं रैमजे मैकडोनाल्ड, उन्होंने कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी। इस घोषणा के बाद गांधी जो है आमरण अनशन पर बैठ गए, ठीक है। और गांधी अंबेडकर के बीच एक पूना पैक्ट समझौता होता है, ये 1932 में, और 1932 के नवंबर में तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। 1933 में गांधी हरिजन सेवक संघ की स्थापना करते हैं दोस्तों। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना होती है। 1935 का अधिनियम आता है, जिसके तहत 1937 में चुनाव होता है और 6 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनती है बहुमत से, 2 में मिलीजुली सरकार बनाते हैं, ठीक है। 1938 में हरिपुरा में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनते हैं। 1939 में त्रिपुरी में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसमें फिर सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनते हैं, लेकिन कुछ समस्या के कारण त्यागपत्र दे देते हैं और पुनः डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष बनते हैं। त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, ठीक है। 1939 में ही द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा हो जाती है, तो कांग्रेस मंत्रिमंडलों से त्यागपत्र दे देती है और 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस के रूप में मनाती है दोस्तों। 1940 में कई घटनाएं घटित होती हैं, जैसे उधम सिंह जाते हैं लंदन में, ठीक है, जनरल ओडायर की गोली मार करके हत्या 1940 में। 1940 में लाहौर में मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है और पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया जाता है। 1940 में अगस्त प्रस्ताव भी आता है, ये 1940 की घटना है दोस्तों। 1942 में क्रिप्स मिशन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, 1943 में सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का नेतृत्व प्रदान करते हैं 1943 में दोस्तों। 1945 में बेबेल प्लान, और इसके लिए शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जाता है 1945 में दोस्तों। 1945 के नवंबर में लाल किले पर आजाद हिंद फौज के 3 सिपाहियों के ऊपर मुकदमा चलता है। 1946 में नौसेना विद्रोह फरवरी में होता है। फिर कैबिनेट मिशन का आगमन होता है, एटली का घोषणा 1946 में, अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन। 1947 में माउंटबेटन प्लान और स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को, और 15 अगस्त को हमारा देश स्वतंत्र होता है। ये बात मैं क्यों कहा हूं, अब इस बात पे समझाने का मैं प्रयास करता हूं दोस्तों, ठीक है। ये बात कहने में 5 मिनट या 6 मिनट का समय, 5 मिनट का समय लगा है। ये बात मैंने क्यों कहा, थोड़ा जल्दी कहने का प्रयास किया। जो बात अब मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ये जितनी घटनाएं हैं, जैसे मान लीजिए कि 50-60 घटनाएं घटित हो गई, कब से कब के बीच में, 1900 से 1947 के बीच में, ठीक है। अब ये घटनाएं यदि अपनी मेमोरी में हम फिट कर लें कि 1900 से 1947 के बीच में ये घटनाएं घटी हैं, और हम 5 से 7 मिनट के भीतर इसको रिवीजन कर सकते हैं अपने भीतर, ठीक है, कि ये डेट पे ये घटनाएं घटी हैं 1919 से 47 के बीच में। और दूसरी तरफ ये कर लें कि 1947 के बीच में भारत के वायसराय कौन कौन रहे हैं। जैसे आपको पता होगा कि 1899 से लेकर के 1905 तक लॉर्ड कर्जन रहते हैं, 1905 से लेकर के 1911 तक लॉर्ड मिंटो द्वितीय रहते हैं, 1911 से 1916 तक लॉर्ड हार्डिंग रहते हैं, 1916 से 1921 तक जेम्स फोर्ड रहते हैं, 1921 से 1926 तक लॉर्ड रीडिंग रहते हैं, 1926 से लेकर 1931 तक लॉर्ड इरविन रहते हैं, 1931 से लेकर 1936 तक लॉर्ड विलिंगटन रहते हैं, 1936 से लेकर के 1944 तक लॉर्ड लिथगो रहते हैं, ये सबसे अधिक समय तक रहते हैं। 1944 से लेकर 1947 तक लॉर्ड बेबेल रहते हैं, और 1947 से लेकर 1948 तक लॉर्ड माउंटबेटन रहते हैं। ये वायसराय रहते हैं। अब ये 2 चीजें हैं,
ये केवल 5 या 6 मिनट का काम है कि इधर वायसराय क्लियर कर लिए और इधर घटनाएं क्लियर कर लिए। ठीक है, अब अगर ये 5 से 7 मिनट में ये घटनाएं हमारे दिमाग में क्लियर हो जाती हैं कि 1927 में साइमन कमीशन का इंग्लैंड में गठन किया गया, 28 में आया, जो भी चीजें हैं, अगर ये घटनाएं फिट हो गई और वायसराय फिट हो गए, बस इतना ही। मैं कहता हूं कि इससे अधिक कुछ नहीं, आपको 5 से 7 मिनट लगेगा और आपको फील ये होगा कि मैं तो 1900 से और 1947 के बीच में जितनी घटनाएं हैं सबको जानता हूं। ये पहले आपको आत्मबल बढ़ेगा आपका। ठीक है, अभी तो घटनाएं केवल आप जानते हैं कि किस सन में कौन सी घटना घटी, केवल इतना ही जानिए, और कौन से वायसराय थे। तो ये 2 बातें क्लियर हो जाएगी और रिवीजन करने में ये आपको 5 मिनट लगेगा। अगर ये 3-4 बार कर देंगे तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा ये घटनाएं। आप चाय पीने जा रहे हैं, बीच में 5 मिनट इसको रिवीजन कर दिए। आप रोटी बना रहे हैं कमरे में इलाहाबाद, फिर भी 5 मिनट इसको रिवीजन कर दिए। तो आपको ऐसा लगेगा कि 1 दिन या 2 दिन के भीतर 1900 से लेकर 1947 तक की घटनाएं हमको क्लियर हो गई। ठीक है, अब दूसरा जो चीज इस पे सिद्धांत काम करता है दोस्तों, हम क्या करते हैं कि बिना आधार के पढ़ना चालू करते हैं, तभी हमको समस्या होती है और पूरा आधुनिक भारत तैयार नहीं होता है। मैं जो सिद्धांत बता रहा हूं इस पे आप काम करिए। अगर इस पे आप काम कर गए, आप कई साल से आधुनिक भारत पढ़ते होंगे, लेकिन पूरा का पूरा आधुनिक भारत अगर 1-2 दिन में दोहराना हो तो आपके लिए समस्या होती होगी। लेकिन इस सिद्धांत पे काम करेंगे तो आप 1 से 2 दिन में पूरा आधुनिक भारत तह तक दोहरा सकते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे मैंने कहा कि 5 मिनट से 6 मिनट लगता है ये सारी घटनाओं को आपको अपने अंदर रिवीजन करने में। बोलने में तो मुझे समय लगा, आप अपने भीतर रिवीजन करेंगे तो 5 मिनट से भी कम का समय लगेगा। जब ये बिल्कुल आपके दिमाग में, मेमोरी में अस्थायी हो जाएगा तो एक आधार बन गया, और एक आधार के ऊपर दूसरी चीजें रखना बहुत आसान होती है। मतलब एक आपके माइंड में चुंबक पैदा हो गया, दूसरी चीज को अपने आप को खींच लेगा। जैसे मान लीजिए कि केवल आप 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया, और 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। अब ये बिल्कुल आपको दिमाग में बिल्कुल तय है, कोई जगा कर भी अगर पूछे कि साइमन कमीशन का गठन कब किया गया, आपका उत्तर होगा 1927 में। कहां पर? इंग्लैंड में। कब आया? 1928। ये बिल्कुल आपके दिमाग में एकदम फिट हो गया। अब मान लीजिए कि आपने कहीं पढ़ा या किसी ने कहा कि साइमन कमीशन का विरोध करते समय ही लाला लाजपत राय लाठियों से घायल हुए और उनकी मृत्यु हुई, तो इसके साथ वो अटैच हो जाएगा कि नहीं अटैच हो जाएगा? क्योंकि साइमन कमीशन पहले से आपके दिमाग में बिल्कुल फिट है, बिल्कुल फिट है, वो हिलने वाला नहीं है, और उस आधार के ऊपर दूसरी घटना को रखना बेहद आसान हो जाएगा। जैसे 1916 में कांग्रेस का लखनऊ में अधिवेशन होता है, ये आपके दिमाग में बिल्कुल फिट है। अब किसी ने कह दिया कि इसी अधिवेशन में गरम दल और नरम दल के बीच में समझौता हुआ, 1916 के साथ फिट हो जाएगा। फिर किसी ने कह दिया कि इसी अधिवेशन में तिलक ने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इससे मैं लेकर रहूंगा, तो फिट हो जाएगा। ठीक है, बिना हम आधार के पढ़ते हैं, इसीलिए कभी पूरा इतिहास तैयार नहीं होता है। आप एक बार आधार बना लें, ये 5 मिनट में आप ऐसे करेंगे और उधर वायसराय कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे अगर वायसराय और ये दोनों बातें क्लियर है तो एक तो लाभ ये हो जाएगा कि कोई घटना अगर पूछेगा तो किस वायसराय के समय हुई, अपने आप वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब जैसे 1905 में बंगाल विभाजन, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ, एकदम आपके दिमाग में फिट है, तो इसके बाद अब इस पे जोड़ना आसान हो जाएगा कि लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ। फिर उस पे इसी विभाजन के आंदोलन के समय अमार सुनार बंगला रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीत है, जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। ठीक है, अब इस पे अन्य चीजें अपने आप बैठती हुई चली जाएंगी, क्योंकि आपने एक आधार अपने भीतर बना लिया है दोस्तों। तो एक जब आधार बना लेंगे तो उसके भीतर वो चीजें अपने आप बैठना चालू हो जाएंगी। ठीक है, अब लेकर चलते हैं एक छोटा सा टॉपिक आपको बताने के लिए, थोड़ा सा। ठीक है, घबराइएगा नहीं, मैंने ये एक तरीका आपको बताया है दोस्तों कि आप कैसे एक विषय को 1-2 दिन में रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, अगर 5 मिनट में ये सारी सूचनाएं आपका दिमाग कह सकता है तो 1 घंटे के भीतर इन सूचनाओं से लगे हुए जितने भी प्रश्न हैं उनको भी बोल सकता है आपका दिमाग। ठीक है, केवल आप उस आधार पे चलते नहीं है कि हम अभ्यास कैसे करें इसके लिए। ठीक है, एक घटना को लेकर चलते हैं, मान लीजिए। ठीक है, जैसे 1919 का अधिनियम आया दोस्तों, 1919 का अधिनियम आया और कहा गया कि इस पर विचार करने के लिए 10 वर्ष के पश्चात एक कमेटी गठित होगी। 1919 के अधिनियम पर विचार करने के लिए 10 वर्ष पर एक कमेटी गठित होगी, एक समिति गठित होगी जो इस पर विचार करेगी कि इसमें कमी बेशी क्या है और अगले जो मतलब कानूनी प्रक्रिया उसके लिए सुझाव देगी। ठीक है, अब इसी 1919 के अधिनियम पर विचार करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन का गठन कर दिया गया इंग्लैंड में। ठीक है, अब साइमन कमीशन आपको पहले से बिल्कुल याद है, अब उसके साथ एक प्रश्न जुट गया कि 1919 के अधिनियम पर विचार करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया।
लेकिन साइमन कमीशन का गठन 2 साल पहले क्यों किया गया? क्योंकि 1919 के अधिनियम में प्रावधान किया गया कि 10 वर्ष पश्चात इस पर विचार करने के लिए एक समिति या कमेटी बनेगी। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूं, एक चीज को बस देखने का प्रयास करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो 1927 में साइमन कमीशन का गठन इंग्लैंड में कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, 2 वर्ष पहले। अब ऐसा क्यों किया गया? इंग्लैंड में रूढ़िवादी पार्टी की सरकार थी, कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी, और अब सत्ता हाथ से जाने वाली थी, और रूढ़िवादी पार्टी ये नहीं चाहती थी कि जो ये कमीशन इस पर विचार करने के लिए जाएगा वो उदारवादी पार्टी भेजे। उन्होंने क्या किया कि 2 वर्ष पहले ही साइमन कमीशन का गठन कर दिया इंग्लैंड में। चूंकि बर्किनहेड उस समय भारत राज्य सचिव थे और किस पार्टी के थे? रूढ़िवादी पार्टी के थे, तो उन्हीं की प्रेरणा से यह काम हुआ। ठीक है, और जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन कर दिया गया 1927 में। ठीक, और 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, 1928 में। अब एक आश्चर्य की बात है इस कमीशन के साथ जो तुरंत याद हो जाएगी, रूढ़िवादी सरकार इस साइमन कमीशन का गठन कर रही है, लेकिन जो इसका अध्यक्ष है वो उदारवादी दल से है। जॉन साइमन जो है, जो इस साइमन कमीशन के अध्यक्ष हैं, जिनके नाम पर यह साइमन कमीशन पड़ा दोस्तों, वो उदारवादी दल से थे। यह पूछा गया भी प्रश्न है कि साइमन कमीशन में कौन उदारवादी दल से था, तो जॉन साइमन जो थे उदारवादी दल से थे। ठीक है, इसमें एक सदस्य क्लीमेंट एटली भी थे। ठीक है, एक सदस्य जो किस पार्टी से थे? श्रमिक दल से थे। आप जानते हैं कि स्वतंत्रता के समय भारत के प्रधानमंत्री रहे क्लीमेंट एटली। ठीक है, और इसमें किस दल से थे? वो श्रमिक दल से थे। तो ये जो है यहां जो 1928 में साइमन कमीशन आ रहा है, इसका गठन 1927 में किया गया। जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे, और इस साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे दोस्तों? 7 सदस्य थे, और सातों के सातों अंग्रेज थे। सातों के सातों क्या थे? अंग्रेज थे। इसलिए इस कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा गया। साइमन कमीशन का दूसरा नाम क्या है? श्वेत कमीशन। क्यों? क्योंकि इसके सातों के सातों सदस्य अंग्रेज थे। बात ये समझ में आई? ठीक है, अब ये साइमन कमीशन जब भारत आता है तो इसका विरोध होता है। कारण क्या है कि मान लीजिए कि आप इंग्लैंड से कानून बनाने के लिए भारत में आ रहे हैं, और न भारत की भौगोलिक जानकारी है, न सामाजिक, न रीति रिवाज, न धार्मिक, किसी चीज की जानकारी आपके पास नहीं है, और एक ऐसे देश में आप कानून बनाने जा रहे हैं जिसकी जानकारी आपके हाथ में नहीं है, तो वो कानून आप कैसे बनाएंगे? हमेशा कानून जो होता है वो देश काल सापेक्ष होता है, देश काल निरपेक्ष नहीं होता है। ठीक है, तो आप एक ऐसे देश में कानून बनाने जा रहे हैं न तो जिसकी सामाजिक, न तो धार्मिक, न तो रीति रिवाज, न तो भौगोलिक परिवेश से आप परिचित हैं, और उस देश में आप कानून बनाने आ गए, तो विरोध होना तो स्वाभाविक था, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। 7 के सातों सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। इसको क्या कहा गया? श्वेत कमीशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां 2-3 बातें आपको समझ में आ गई कि 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया, 2 साल पहले गठन किया गया। अब यदि कथन कारण का यह सवाल यहां पर बना दिया जाए आपके सामने, ठीक है, कि साइमन कमीशन का गठन समय से 2 साल पहले ही कर दिया गया, कथन, ठीक है, कारण में दे दिया गया कि रूढ़िवादी सरकार ये नहीं चाहती थी कि आगे आने वाली उदारवादी सरकार इस कमीशन का गठन करे। तब क्या हो जाएगा? दोनों का दोनों सही हो जाएगा और व्याख्या भी हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे अंदर ये निपुणता होनी चाहिए कि हम प्रश्न तलाशें कि कहां से प्रश्न बन सकता है। सूचनाएं तो सबके पास होंगी, सूचनाओं के सिवाय एग्जामिनर कहां से प्रश्न को उठा सकता है, क्योंकि 1919 के अधिनियम पर विचार करने के लिए 10 साल बाद एक कमीशन का गठन करना था, लेकिन 2 साल पहले ही गठित हो गया। तो इसके पीछे एक कारण होगा ना, एक रीजन होगा कि 2 साल पहले क्यों गठित किया जा रहा है। ठीक है, वो रीजन स्पष्ट हो गया दोस्तों। तो इसमें 7 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष जो थे वो जॉन साइमन थे, ये उदारवादी दल के थे। आपको एक बात जानकर के आश्चर्य होगा कि जब महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं इंग्लैंड, तो रैमजे मैकडोनाल्ड जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होते हैं, महात्मा गांधी से पूछते हैं कि आपने मेरे पुत्र का विरोध क्यों किया। तो गांधी ने कहा कि मैंने आपके पुत्र का विरोध नहीं किया, मैंने उन नीतियों का विरोध किया जो भारत के खिलाफ थी। ये जो जॉन साइमन है ये रैमजे मैकडोनाल्ड के पुत्र थे, ठीक है, और उदारवादी दल से थे। तो ये जो साइमन कमीशन में है इसमें कौन उदारवादी दल से था? जॉन साइमन, और यही इसके अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, ये बात हो गई। तो 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है, 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है। इसमें 7 सदस्य रहते हैं, सातों के सातों अंग्रेज रहते हैं। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया जाता है? 1919 के अधिनियम पर विचार करने के लिए और परामर्श देने के लिए।
ठीक है दोस्तों, अब एक बात जानने का प्रयास करिएगा यहाँ पे। जब 1927 में साइमन कमीशन का इंग्लैंड में गठन होता है और कहा जाता है कि भारत जाएगा कानूनी प्रक्रिया में सलाह देने के लिए, तो दिसंबर 1927 को मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। दिसंबर 1927 में मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। M.A. सयानी इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। और इस अधिवेशन में साइमन कमीशन के विरोध का प्रस्ताव पारित किया जाता है। 1927 में मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, M.A. सयानी इसके अध्यक्ष रहते हैं, ठीक है। और साइमन कमीशन के विरोध के लिए इसमें प्रस्ताव पारित किया जाता है। और एक बात और, एक जानकारी जान लीजिएगा कि इसमें जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वतंत्रता का एक प्रस्ताव भी प्रस्तुत करते हैं। आपको पता होगा कि पूर्ण स्वराज 1929 के लाहौर अधिवेशन में, उससे पहले एक बार ये जो दिसंबर 1927 में मद्रास का अधिवेशन होता है, इसमें भी प्रस्तुत किया जाता है पूर्ण स्वतंत्रता के लिए, ठीक है। यह प्रश्न पूछा भी गया है 1927 में मद्रास अधिवेशन में, और इसमें फैसला किया जाता है साइमन कमीशन के विरोध का। फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई पहुंचता है, ठीक है। जब बंबई 1928 में पहुंचता है तो पूरे भारत में इसका विरोध चालू हो जाता है। साइमन गो बैक के नारे लगने चालू हो जाते हैं। साइमन गो बैक का नारा किसने दिया है जानते हैं? यूसुफ मेहर अली ने। यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो का भी नारा दिया है और साइमन गो बैक का भी नारा दिया है यूसुफ मेहर अली ने, ठीक है। साइमन गो बैक के नारे, काले झंडे दिखाए गए बंबई में और पूरे भारत में इसका विरोध चालू हो गया साइमन कमीशन का, ठीक है। जब इसका विरोध चालू हो गया दोस्तों, तो हर जगह विरोध इसका हो रहा था। अब लखनऊ में इसके जो विरोध करता थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, गोविंद बल्लभ पंत थे। पुलिस ने लाठियों से पीटा, लखनऊ में घायल हो गए दोनों लोग, ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत और जवाहरलाल नेहरू लखनऊ में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, लेकिन लखनऊ के कैसरबाग में तालुकारों ने साइमन कमीशन के स्वागत के लिए एक सिस्टम बना रखा था और खजीमुल्ला खां ने बहुत ही जोरदार काम किया। वो कैसरबाग के पास ही पतंग और गुब्बारों पर साइमन गो बैक लिख करके हवा में उड़ा दिए, हवा में तैरा दिए। खजीमुल्ला खां ने लखनऊ में कैसरबाग में जहां इनका स्वागत होना था, वहीं पतंगों के ऊपर और गुब्बारों के ऊपर साइमन गो बैक लिख करके हवा में तैरा दिए, ठीक है। यह साहस था। टी प्रकाशन मद्रास में विरोध कर रहे थे और जब पुलिस की गोलियों से एक व्यक्ति मर गया तो टी प्रकाशन आगे आ गए और पुलिस की बंदूक लेकर के अपने सीने पे लगा दिए। टी प्रकाशन, ये विद्रोह का आलम था, पूरे भारत में विद्रोह हो रहा था। वैसे लाहौर में भगत सिंह के सारे मतलब युवा साथी भी थे और लाला लाजपत राय नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। और स्कॉट ने आदेश दे दिया, जो स्कॉट पुलिस अधीक्षक था, उपाधीक्षक जो सैंडर्स थे, उनको आदेश दिया कि इनको लाठियों से मारो, ठीक है। और सैंडर्स लाठी लेके टूट पड़ा, लेकिन एक घटना घटित होती है दोस्तों। सैंडर्स के हाथ से लाठी छीन करके स्कॉट जो है लाला लाजपत राय के सीने पर लाठी से प्रहार करना चालू करता है और बहुत अधिक सीने पर प्रहार कर देता है। लाला लाजपत राय कहते भी हैं कि मेरे ऊपर ये जो अंग्रेजों की लाठी पड़ रही है, ये ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की अंतिम कील होगी, ठीक है। लेकिन चूंकि उनके सीने पर इतना प्रहार कर देता है स्कॉट कि अंत में उनकी नवंबर में जाकर के मृत्यु हो जाती है लाला लाजपत राय की, ठीक है। और इसी का बदला लेने के लिए भगत सिंह और दिसंबर में स्कॉट का वेट करते रहते हैं, क्योंकि स्कॉट ही जो मूल रहता है लाला लाजपत राय को लाठी मारने में, लेकिन स्कॉट की बजाय सैंडर बाहर निकलता है और सैंडर की हत्या कर देते हैं। मित्र, यह सब घटना किससे संबंधित है? साइमन कमीशन से दोस्तों, ठीक है। जब साइमन कमीशन का इतना विरोध होने लगा तो जो भारत राज्य सचिव था बर्केनहेड, उसने चुनौती दिया कि यदि भारतीय इतना सक्षम है तो एक ऐसा संविधान बनाकर दिखाएं जो सभी दलों को मंजूर हो। भारतीयों ने इस चुनौती को स्वीकार किया। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और मोतीलाल नेहरू के निर्देशन में एक समिति बनी। इस समिति ने एक संविधान बना करके ब्रिटिश सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर दिया, ठीक है, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। लेकिन अब यह नेहरू रिपोर्ट में पूर्ण स्वराज की जगह उपनिवेशिक स्वराज हो गया और इससे नाराज होकर के जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1928 में कर दी। इससे नाराज होकर के वो कहते थे कि पूर्ण स्वराज से नीचे हम समझौता नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी घटनाएं किससे संबंधित है? उसी से चल रही है, साइमन कमीशन से ही, ठीक है दोस्तों। अब साइमन कमीशन की रिपोर्ट में मूल बात क्या थी?
जो इसकी रिपोर्ट में कहा गया, इसकी रिपोर्ट में दो बातें बहुत महत्वपूर्ण थी, इसे आप जान लीजिएगा। दो बातें इसकी रिपोर्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इसने कहा पहली बात कि विधि और व्यवस्था के साथ प्रांतों में उत्तरदायी सरकार का गठन होना चाहिए। पहली बात, विधि और व्यवस्था के साथ प्रांतों में उत्तरदायी सरकार का गठन होना चाहिए। किसमें कहा गया? साइमन कमीशन की रिपोर्ट में। और दूसरी बात इसने कहा कि संघीय प्रकार की सरकार होनी चाहिए। ये दो बातें आप ख्याल रखिएगा, साइमन कमीशन की रिपोर्ट के ये दो प्राण थे, ठीक है। इसने कहा कि विधि और व्यवस्था के साथ प्रांतों में एक उत्तरदायी सरकार का गठन होना चाहिए, और दूसरी बात इसने कहा कि संघीय प्रकार का सरकार होना चाहिए। अब इसी साइमन कमीशन पर विचार करने के लिए इंग्लैंड में 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए। देखिए, उससे उसका रिलेशन हो गया। और इसी गोलमेज सम्मेलन के पश्चात 1935 का अधिनियम पारित किया गया। तो कहने का मेरा दोस्तों मतलब यह है कि चूंकि ये सभी आपस में संबंधित होते हैं, जब एक बार हमारे भीतर आधार बन जाएगा तो आधार के ऊपर अन्य चीजें रखना आसान हो जाएगा, ठीक है। आज मेरा क्लास पढ़ाने का नहीं था, कुछ चीजें बताने का था। अगला जो क्लास रहेगा दोस्तों, वो पूरा एक चैप्टर आपको विधिवत अच्छे से पढ़ाएंगे, और आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा कि किसी परीक्षा में इससे बाहर की चीजें आ सकती हैं, ठीक है, जब विस्तार से उस चीज को पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।